Hello, welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the 12th session of Microprocessor Part 2nd. And the topics covered are conditional jump examples, unconditional jump, loop instructions, conditional jump examples, flag manipulation instruction, logical instruction, loop instruction, modular programming, linking and relocation, segment combination and stack. First of all, conditional jump examples. We are having some examples of conditional jump. First, implementation of A. We are comparing two registers, AX and BX register, means we are comparing the contents of AX and BX register. Compare AX to BX to set flag. Due to comparison result, flag is set. Some flags are set. JE there. If equals, then skip correction statement. Jump if equal to, then it is skip correction statement. Otherwise, add AX 00 to H means correction statement. अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये जंप कर जाएगा जहां हमने देयर लेबल दे रखा है. ये एक लेबल हमने इंक्लूड किया है देयर नाम से. तो जैसे ही हम इनको कंपेयर करते हैं और इनकी वैल्यू इक्वल होती है तो ये स्टेटमेंट जंप कर जाएगी यहां पर. अदरवाइज अगर इनकी वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो कंटिन्यू रहेगी, स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहेगी. इन देयर वी आर लोडिंग 07H वैल्यू इनटू CL रजिस्टर मींस लोडिंग काउंट. नाउ अगेन implementation of B, again comparing AX to BX to set some flags. Again हम AX and BX रजिस्टर को कंपेयर कर रहे हैं जिससे कि कुछ फ्लैग सेट होंगे. आफ्टर दैट JNE jump if not equal to 0, sorry jump if not equal to, if not equal to then correct. अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये फिक्स पर जंप कर जाएगा. अदरवाइज प्रोग्राम का फ्लो कंटिन्यू रहेगा, मींस प्रोग्राम सीक्वेंसली वर्क करेगा. जंप देयर, अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो जंप करना है फिक्स पे, अदरवाइज जंप करना है देयर पे. फिक्स लेवल पे हमने डिफाइन कर रखा है एड AX 00 to H मींस एडिंग दिस वैल्यू इनटू AX करेक्शन स्टेटमेंट. एंड देयर फ्लैग से हमने इंडिकेट कर रखा है कि हमें 07H की वैल्यू CL में लोड करनी है. तो इस तरह से हम जंप स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं. जस्ट हमें एक लेबल चाहिए होता है और कंपेयर करने के बाद हम इन ऑपरेंड से इसको यूज कर सकते हैं. जंप नॉट इक्वल टू, जंप इक्वल टू मींस JE. नाउ अनकंडीशनल जंप. Near versus far. Near means if the jump destination is in the same code segment. Intra segment. अगर जिस डेस्टिनेशन पर हमें जंप करना है वो सेम कोड सेगमेंट में होती है तो उसको हम बोलते हैं नियर या फिर इंट्रा सेगमेंट. इन द सेम वे फार, if the jump destination is in a different code segment then it is inter segment. अगर वो डेस्टिनेशन जिस पर हमें जंप करना है किसी दूसरे कोड सेगमेंट में है तो उसको हम कहते हैं इंट्रा सेगमेंट. नाउ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मींस इफ द जंप डेस्टिनेशन एड्रेस इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन. अगर हम डायरेक्टली जो डेस्टिनेशन है मींस डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है उसको डायरेक्टली हम इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उस केस में वो डायरेक्ट होता है. आफ्टर दैट इनडायरेक्ट.
इफ द जंप डेस्टिनेशन एड्रेस इज कंटेन्ड इन अ रजिस्टर और मेमोरी। इनडायरेक्ट का मतलब है अगर वो डेस्टिनेशन जिस पर हमें डेटा सेंड करना है, मींस जंप करानी है, तो अगर वो हम रजिस्टर में स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं वाया रजिस्टर, तो वो इनडायरेक्ट जंप होता है। Now for near type jumps, the destination must be in the same segment. Any location from plus 32,767 to minus 32,768 bytes from the IP. अगर वो सेम सेगमेंट में होता है डेस्टिनेशन, तो उसकी लोकेशन आईपी रजिस्टर में इन बाइट्स के इन बिटवीन होती है। If the displacement is positive, it is a forward jump. Otherwise it is a backward jump. अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होती है तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड जंप, अदरवाइज हम उसको बैकवर्ड जंप कहते हैं। शॉर्ट टाइप जंप इंस्ट्रक्शंस, एनी लोकेशन फ्रॉम 127 positive 127 to minus 128 bytes from the IP. शॉर्ट टाइप जंप इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जो कि -128 एंड +127 के बीच में लाई करती हैं। प्राइमरली डायरेक्ट नियर टाइप जंप्स विल बी यूज्ड। जनरली अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट नियर जंप्स ही यूज की जाती हैं किसी प्रोग्राम में। नाउ इंप्लीमेंट्स द 4 डू कंट्रोल स्ट्रक्चर। हम 4 डू कंट्रोल स्ट्रक्चर को कैसे अप्लाई करते हैं अब हम वो देखेंगे। A for loop in some high level languages uses the CX register as a counter and does auto decrementing. जनरली जब हम for do का यूज करते हैं तो CX रजिस्टर एज अ काउंटर वर्क करता है। CX रजिस्टर ऑटो डिक्रीमेंट होता रहता है जैसे जैसे हम एक एक स्टेप नेक्स्ट फॉलो करते रहते हैं। First decrement CX by 1, then checks if CX is equal to 0. Here we are representing one example. XOR AX means initially AX to 0. Now move 004H into CX using move instruction. This initializes the counter. Means we are setting the counter. First we are initializing the CX by this value. Now after that loop example, add AX comma CX. Now we are adding CX into AX. This is the sum. Now loop again, loop example again, this statement execute this again, this again, this again till CX equal to 0. For example, अगर हमने CX में 5 सेट किया है तो ये 5 टाइम रन होगा क्योंकि each स्टेप पर CX की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट हो रही है। तो फर्स्ट स्टेप में CX 5 है तो 5 plus 0 5. After that again this statement calling this again, it is like recursion. After that CX now is 4 and AX already contain 5, then 5 plus 4, now again CX decrement 1, so again CX is 3 now, 3 plus 9 is equal to 12, again plus till CX not equal to 0, so it will count sum of n number. Now conditional jump examples, some more examples. Implementation A works well for a short sequence of instructions after the conditional jump. What if the jump destination is greater than 127 byte from the instruction? जो अभी हमने previous implementation देखी थी एग्जाम्पल में A and B की, हम उसकी बात कर रहे हैं। Implementation B will always work requires an unconditional jump which can jump to anywhere. बी इंप्लीमेंटेशन जो हमने की थी वो कहीं पर भी जंप कर सकती है। वी कैन यूज दीज टू इंप्लीमेंट सिलेक्शंस, और इनका यूज हम सिलेक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। इफ देन एंड इफ देन एल्स। रिमेंबर ऑल कंडीशनल जंप्स आर शॉर्ट टाइप जंप्स। जो जनरली कंडीशनल जंप्स होती हैं वो हमेशा शॉर्ट टाइप जंप्स होती हैं।
हम इफ देन एंड इफ देन एल्स का भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में. नाउ फ्लैग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. We are different type of flag instructions like CLI means clear interrupt flag, STI set interrupt flag, STC set carry flag, CLC clear carry flag, CLD clear directional flag, and STD means set directional flag. We have these type of flag manipulation instructions. These instructions generally are used to manipulate the flags. Now logical instructions. Logical instruction operate bitwise on their operands. जो logical instruction होते हैं वो bitwise वर्क करते हैं अपने operands पर. Means वो instruction जो bits पर वर्क करते हैं किसी भी operand के, उनको हम logical instructions कहते हैं. For example, we have different types of instruction. First one is not, after that or, and, XOR and test. These are some of logical instructions. Not instruction does not affect the flag. अगर हम not instruction apply करते हैं तो वो किसी भी flag को affect नहीं करता है. Means उससे किसी भी flag की value change नहीं होती है. For or and XOR and test instruction, one of the operand must be a register. और अगर हम or, and या फिर XOR या फिर test instruction को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक operand register होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा. For example, we are performing or for or 01101001. Format of OR is like this: DST, SRC. Now these are the inputs 1010010 and the output is 1110101. So like this we can use logical instructions. Now loop instructions. In loop instruction, counter is set to the number of repetition and during each repetition it is decremented. Loop instruction में generally हम एक काउंटर सेट कर देते हैं और each स्टेप पर उस काउंटर की वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने CX में 6 सेट किया है तो अगर एक लूप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है तो नेक्स्ट टाइम CX की वैल्यू 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी. मीन्स नाउ CX में 5 वैल्यू होगी. आफ्टर दैट अगेन इन नेक्स्ट स्टेप CX विल बी 4. आफ्टर दैट इट विल बी 3. आफ्टर दैट 2. आफ्टर दैट 1 एंड सो ऑन. सो लाइक दिस हम लूप इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं. When the counter reaches 0, the loop is exited. अगर लूप की वैल्यू 0 चली जाती है, मीन्स लूप की अगर काउंटर की वैल्यू 0 पर पहुंच जाती है तो हमारा लूप एग्जिट हो जाता है. If the CX register is used as the counter and n contains the number of repetition, then a post test loop could be implemented on the 8086 as follow. अगर हम 8086 आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं और CX रजिस्टर यूज कर रहे हैं एज अ काउंटर और हमारे पास n नंबर ऑफ रिपीटेशन है तो हम कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं लूप इंस्ट्रक्शंस को. फर्स्ट मूव n to CX. नाउ CX contain n means number of repetition. After that begin means body of loop. After that decrement CX. Now CX is decremented 1 at each step. After that JNG begin. If jump if not equal to 0. अगर CX की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है तो begin पर जंप कर जाए. अगर ये जंप करेगा तो ये फिर से begin पे आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर CX में हम 3 शिफ्ट करते हैं तो CX की वैल्यू नाउ 2 होगी. ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये बिगिन पे फिर से जंप कर जाएगा. आफ्टर दैट 1 अगेन ये बिगिन पे जंप करेगा क्योंकि अभी भी
Cx की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। आफ्टर दैट ये 0 हो जाएगी, तो अब ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो लूप इंस्ट्रक्शन ऐसे वर्क करते हैं। The loop instructions are designed to simplify the decrementing, testing and branching portion of the loop. Generally loops को हम एक ही काम बार बार कराना हो तो उस कंडीशन में यूज करते हैं, और लूप्स को हम डिक्रीमेंटिंग, टेस्टिंग एंड ब्रांचिंग पोर्शन को एक ही साथ इंप्लीमेंट कराने के लिए यूज करते हैं। The loop instruction for the 8086 all have the form opcode D8। जो लूप इंस्ट्रक्शन होते हैं 8086 में उनकी जनरल फॉर्म ये होती है opcode स्पेस D8, where D8 is a 1 byte displacement from the current content of IP। जहां पर D8 करंट डिस्प्लेसमेंट होती है, मींस 1 बाइट डिस्प्लेसमेंट होती है करंट कंटेंट जो आईपी के हैं उससे। Like this, loop instruction execute. First set the counter, means number of repetition. Set this counter. After that, body of loop. Now decrement the value of count by 1. Now count is equal to count minus 1. Now count if is not equal to 0, then again go to body of loop. Again decrement. Again check the count variable. If it is not equal to 0 again, then again shift to body of loop. So it will run till count is not equal to 0. If it will equal to 0, then loop will exit. So like this loop instructions will work. Now modular programming. अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की बात करें तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब है एक लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल मॉड्यूल्स में ब्रेक करना ताकि हमें जल्दी सॉल्यूशन मिल जाए। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्मॉल सीक्वेंस प्रोग्राम इज कॉल्ड मॉड्यूल। जो स्मॉल सीक्वेंस प्रोग्राम होते हैं, मीन जो स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको हम मॉड्यूल कहते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम फ्रॉम स्मॉल मॉड्यूल्स where each module performs well defined task is called as modular programming। एक लार्ज प्रोग्राम जिसमें हम स्मॉल मॉड्यूल्स का यूज करते हैं किसी लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग मेक्स डिबगिंग एंड टेस्टिंग इजी। अगर हम मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल मॉड्यूल्स पर डिबगिंग इजीली कर सकते हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की टेस्टिंग इजी कर सकते हैं। सो इससे डिबगिंग एंड टेस्टिंग इजी हो जाती है, क्योंकि अगर हम एक कंप्लीट प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें कोई मॉड्यूल्स नहीं है तो उसमें अगर एक सेमीकोलन की भी मिस्टेक होती है तो हम उसको फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। बट अगर हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग यूज कर रखी है तो डिबगिंग एंड टेस्टिंग इजी हो जाती है। Frequently used tasks can be programmed into modules that are stored in libraries and used by several programs। अगर हम बात करें तो डिफरेंट टास्क को हम प्रोग्राम कर देते हैं मॉड्यूल्स में, डिफरेंट मॉड्यूल्स में, और उनको लाइब्रेरीज में स्टोर कर देते हैं जिससे कि डिफरेंट प्रोग्राम्स उनको यूज कर सकते हैं। नाउ लिंकिंग एंड रिलोकेशन। In contrasting a program, some program modules in different source modules and assembled separately must be linked to the main module to form a load module before execution। Linking and relocation का मतलब है कि हम different modules को current programs में link कर रहे हैं। Means हमने different modules पहले ही बना के रख रखे हैं और उनको हम किसी भी प्रोग्राम में लिंक करके यूज कर सकते हैं। नाउ सेगमेंट कॉम्बिनेशन। ASM86 assembler organizes the links between different object modules of segment। जो ASM होता है, assembler 86 होता है, assembler ASM86 वो ऑर्गेनाइज करता है डिफरेंट लिंक्स को बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल्स। मींस एक सेगमेंट में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं
उनके बीच की लिंकिंग को ASM86 असेंबलर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जस्ट लाइक एक मैनेजर वर्क करता है। ज्वाइनिंग ऑफ सेगमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय मॉडिफायर्स अटैच्ड टू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए हम मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। सेगमेंट डायरेक्टिव इज गिवन बाय सेगमेंट नेम, सेगमेंट कंबाइंड टाइप। अगर हम कोई सेगमेंट डायरेक्टिव डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सेगमेंट नेम देते हैं और उसका क्या टाइप है उसके बाद हम वो मेंशन करते हैं। इफ द सेगमेंट्स एज टू बी कंबाइंड दे शुड बी ऑफ सेम कंबाइंड टाइप। अगर हम डिफरेंट सेगमेंट्स को कंबाइन करना चाहते हैं तो वो सेम टाइप के अगर हैं तभी कंबाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको कंबाइन नहीं कर सकते हैं। पॉसिबल कंबाइंड टाइप्स आर पब्लिक, कॉमन, स्टैक, एटी एंड मेमोरीज। ये कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनको हम कंबाइन कर सकते हैं इजीली। नाउ स्टैक्स। अगर हम स्टैक्स की बात करें तो स्टैक का मतलब है किसी भी चीज का स्टैक। जैसे कि हम प्लेट्स की बात करें, किसी भी मैरिज में प्लेट्स एक के ऊपर एक होती हैं तो प्लेट्स का एक स्टैक बना होता है। इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, मीन जो सबसे लास्ट में होती है प्लेट सबसे पहले वो फैच की जाती है। ऐसे ही स्टैक इज अ टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन। स्टैक जस्ट एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन होती है रैम में। डेटा स्टोरेज इज डिजाइन ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट फैसिलिटी। That is, if n number of data means 1 2 3 4 n-1 up to n are stored in stack, the data is retrieved in the order n-1 up 3 2 up to 1। means अगर हमने एक स्टैक मेंटेन कर रखा है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्क करता है और हमने n नंबर ऑफ स्टैक में एंट्री कर रखे हैं, मीन्स 1 2 3 4 अप टू n। तो सबसे पहले n रिट्रीव होगा, उसके बाद n-1, आफ्टर दैट n-2 टिल 1। सो ये रिवर्स ऑर्डर में रिट्रीव होंगे। इंसर्टिंग डेटा इन द स्टैक इज कॉल्ड पुश एंड टेकिंग ऑफ डेटा इज नोन एज पॉप। अगर हम स्टैक में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन को हम पुश कहते हैं, और अगर हम स्टैक में से कुछ रिट्रीव करा रहे हैं तो उस ऑपरेशन को हम पॉप कहते हैं। Stack facility use special register called stack pointer which contain the address of the top of the stack। Stack की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए हम कुछ स्पेशल रजिस्टर्स का यूज करते हैं जिनको हम स्टैक पॉइंटर कहते हैं, और वो जो टॉप होता है, टॉप एड्रेस होता है, उसको पॉइंट करते हैं। Stack pointer is automatically decremented as data are pushed and incremented as data are popped। जो स्टैक पॉइंटर है वो अपने आप डिक्रीमेंट होते रहते हैं अगर हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं स्टैक में, और वो ऑटो इंक्रीमेंट मींस वो अपने आप इंक्रीमेंट होता रहता है अगर हम कोई डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द स्टैक। हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग some instruction। first we are using push instruction, push after that src can be register and memory। सबसे पहले हम पुश कर रहे हैं मेमोरी पर, किसी मेमोरी लोकेशन पर। आफ्टर दैट पॉप DST कैन बी रजिस्टर एंड मेमोरी ऑल्सो। DST से हम कुछ पॉप कर रहे हैं। पुश F टू स्टोर द फ्लैग कंटेंट। फ्लैग कंटेंट स्टोर करने के लिए हम पुश F यूज कर सकते हैं। इन द सिमिलर वे फ्लैग के कंटेंट को रिट्रीव कराने के लिए हम पॉप F यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यूज पुश BX, we are pushing some content into BX। after that push W1000H into BX, again push word PTR into BX। so like this we can use push and pop operation in stack। now do it yourself। first question for you is explain conditional jump statement। जंप स्टेटमेंट्स को जनरली हम एक पर्टिकुलर नॉर्मल फ्लो से दूसरे स्टेटमेंट पर जंप कराने के लिए यूज करते हैं। मींस सीक्वेंसली प्रोग्राम को रन ना करा के किसी दूसरे स्टेटमेंट पर जंप कराने के लिए हम जंप इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं।
Second question for you is explain loop statements. लूप स्टेटमेंट्स का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें एक ही काम बार बार रिपीट करना हो, तो हम लूप इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं. This is the end of session 12. Thank you. Happy learning. We learning.